नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। इस फेरबदल में कुछ दिग्गज मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है और इस फेरबदल में नए साथी और नए चेहरों को नए मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि इस फेरबदल में महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और केरल को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। 3 जुलाई को मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं। आपको बता दें कि 17 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पहले ही ये फेरबदल हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और इंडियन मास्टरमाइंड के फाउंडर और एडिटर शरद गुप्ता जी, और साथ ही मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र पर विशेष नजर रखने वाले अभिषेक शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो उलटफेर की खबरें जो सुनने में आ रही हैं, आपके हिसाब से इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पिछले करीब 10 दिन से बड़ी एक्सरसाइज चल रही है बीजेपी के नेताओं की। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तीनों मिलकर करीब 1 हफ्ते से माथापच्ची कर रहे हैं। उन्होंने कई अलग अलग प्लान बनाए हैं, किस व्यक्ति को लाया जा सकता है, किसको हटाया जा सकता है। उन्होंने अपने प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबमिट कर दिए हैं। बाकी अब इसमें किसको हटाया जाएगा, किसको लाया जाएगा, ये प्रधानमंत्री ही तय करेंगे। लेकिन चूँकि 4 विधानसभा के चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव अगले 5 से 6 महीने में होने वाले हैं, और इसी तरह से लोकसभा चुनाव भी अब 1 साल से कम समय बचा है। तो ऐसे में सारे चाक चौबंद करने होंगे जितने भी मोर्चे हैं बीजेपी को, चाहे जाति का हो, धर्म का हो, राज्यों का क्षेत्रवार समीकरण। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पूरी एक्सरसाइज हुई है वो अब अपने सिरे पर पहुंचने वाली है। तो इसलिए लगता है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये फेरबदल हो जाना चाहिए। अभिषेक जी, ये जो दिल्ली के गलियारों में जो फेरबदल की खबरें आ रही हैं, मुंबई में बैठे आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? मुंबई का महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे अहम राज्य है वो है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और यहाँ की जो डावाडोल स्थिति है, बावजूद इसके कि विधानसभा में बीजेपी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास सत्ता नहीं थी, क्योंकि उनके खिलाफ महाविकास अघाड़ी का जो संगठन है वो खड़ा हो गया था। ये जो अलायंस था विपक्षी दलों का, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस शामिल थी, ये एक तरीके का प्रयोग था जो शरद पवार ने किया। इस प्रयोग में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये अभी खड़ा हुआ है, और इसका जो डर है, उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोई डर की बात नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन ये जो अलायंस है, संगठन है एक तरीके से तीनों दलों का, ये बार बार बीजेपी के सामने खड़ा हो जाता है आके, और उसका एक ही मकसद है कि कैसे भी करके विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी की ताकत को कम किया जाए। इस ताकत को कम करने के लिए ही सबसे बड़ी जो उनके सामने चुनौती है कि कैसे महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। और पहले शिवसेना थी जिनकी 18 लोकसभा सीट थी, अब उनमें से बहुत सारे लोग निकल के चले गए हैं। एक तरीके से जो दूसरी शिवसेना बनी, शिंदे सेना बनी, और एक दूसरी सेना बनी यूबीटी, जैसे हम लोग बोलते हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना। तो ये जो शिंदे के साथ बीजेपी की सरकार इस समय चल रही है, उनमें इस समय बहुत ज्यादा सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादातर जगहों पर सामंजस्य बैठा भी है, लेकिन कुछ क्रैक लाइन्स है, और उसमें एक तरीके की बात है कि कुछ चीजें देनी पड़ेंगी। जो लोग लोकसभा सदस्य थे उनको भी केंद्र में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। देखिए, जो विधायक टूट के निकले उद्धव ठाकरे के यहाँ से 40 विधायक, उन लोगों को तो राज्य में कैबिनेट मिला, लेकिन जो लोग लोकसभा के लोग थे, चाहे वो भावना गवली हो, चाहे भले उनके खिलाफ ईडी का मामला हो, या बाकी के और सारे लोग, वो सारे लोग जब टूट कर आए हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ, तो उनका क्या, तो उनको जो मिलना चाहिए उसके लिए इस समय पूरा जतन चल रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से। और ये जो जतन है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार बैठकें हुई हैं एकनाथ शिंदे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उसके अलावा जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उनके साथ। और एक महाराष्ट्र में लगातार सुर है कि अगर लोकसभा के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी को अपनी सीट्स बढ़ानी है, तो बहुत जरूरी होगा कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जो लोकसभा के सदस्य आए हैं
उनको कुछ प्रतिनिधित्व दें। अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा। एकनाथ शिंदे जी ने भी मुलाकात की यहाँ प्रधानमंत्री जी से, और जैसा आपने बोला, जिस तरह की आप मुश्किलें बता रहे हैं, तो बीजेपी के लिए भी महाराष्ट्र और बिहार को लेकर जिस तरह से काफ़ी खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो शायद यही कारण है कि बीजेपी का फोकस जो है बिहार और महाराष्ट्र पर, इन दो राज्यों पर सबसे ज़्यादा है। हाँ, और बिहार में देखिए, वो एक बिहार में उनके जो विपक्ष के लोग हैं या जो जेडीयू हैं और आरजेडी हैं, उनके अलायंस के बाद एक तरीके से स्टेबिलिटी है, लेकिन वो स्टेबिलिटी अभी महाराष्ट्र में आई नहीं है उस किस्म से, और इस स्टेबिलिटी के लिए कोशिश चल रही है महाराष्ट्र में। क्योंकि देखिए, एक जो सत्ता का संघर्ष पूरा चला महाराष्ट्र में, उसमें उद्धव ठाकरे के लोग उनको छोड़ के आए और उनके पास अपनी वजह थी छोड़ने की, ऐसा एकनाथ शिंदे को लगता है। और जो लोग रह गए हैं, ये एक तरीके से ये अकेला ऐसा राज्य है मुक्ता, जहां पर इतनी सारे दल हैं और सब दलों के पास एक अपनी अपनी पाई है, जो कभी आप उत्तर प्रदेश में देखती होंगी कि पहले बीएसपी थी, समाजवादी पार्टी थी, बीजेपी थी, कांग्रेस भी थी। तो सबसे पहले जैसे कांग्रेस का पतन हुआ धीरे धीरे और कांग्रेस हाशिए पे चली गई, वो सिंगल डिजिट की पार्टी बन गई। फिर उसके बाद बीएसपी और समाजवादी पार्टी मजबूत रही, उनके पास डबल डिजिट में और संख्याएं अच्छी खासी हुआ करती थी। फिर 3 लोगों की लड़ाई शुरू हुई, उन 3 में बीजेपी ने 2 लोगों को किनारे कर दिया, बड़ी ताकत के साथ उभरी। वही गेम या वही ताकत उनको इस समय महाराष्ट्र में दिखानी है, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स ज्यादा हैं और बड़े भी हैं। वो प्लेयर्स कुछ अलग किस्म से हैं। यहाँ पे एनसीपी भी है, यहाँ पे कांग्रेस भी है, यहाँ पे शिवसेना के 2 टुकड़े भी हैं, यहाँ पे खुद बीजेपी भी है और बहुत छोटे छोटे इधर संगठन भी हैं। वो राजनीतिक तौर पर 1-1, 2-2, 4-4 सीटों के लिए तैयार। अब बीआरएस भी यहाँ पे आ रही है, तो इन तमाम सीटों, यहाँ पे एमआईएम भी है कुछ जगहों पर मौजूद, और यहाँ पे बहुजन वंचित अघाड़ी भी है, जिसमें अम्बेडकर की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के सबसे ज्यादा टुकड़े यहीं पर हैं। तो ये जो सब लोग मिलके यहाँ पर घालमेल बनाते हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि किसके हिस्से में क्या आएगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, बीजेपी के लिए काफ़ी संघर्ष है। शरद जी, ये भी सुना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कई लोगों से यहाँ पर मुलाकात की है, जिसमें चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल और एकनाथ शिंदे शामिल थे। तो क्या मतलब है इसका? नहीं, अभी अनुप्रिया पटेल से मुलाकात हुई नहीं थी, आज होनी है। कल उन्होंने सबसे पहले चिराग पासवान से मुलाकात की। चिराग लंदन में थे, उनको बुलाया गया। कल रात को उन्होंने मुलाकात की। फिर उसके बाद देर रात में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई। चिराग इस समय वापस जा चुके हैं, मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे भी चले गए। आज उनकी अनुप्रिया पटेल से मुलाकात होनी है। अपना दल के अध्यक्ष हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो शायद उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट या तो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सकता है, या हो सकता है उनको कैबिनेट रैंक भी दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातियों का समीकरण है और ये पूरी कवायद जो हो रही है, ये लोकसभा चुनाव को लेके हो रही है। न सिर्फ लोकसभा चुनाव, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव हैं, साथ ही साथ तेलंगाना में भी उसी के साथ चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं पुराने लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुराने लोगों को जोड़ने की कोशिश जो हो रही थी, उसमें अलग अलग समीकरण हैं। जैसे अकाली दल साथ में आना चाहता था, लेकिन सरकार इस समय समान नागरिक संहिता ला रही है। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सरकार बना रही है, और अकाली दल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो सरकार का समर्थन कर रही है। ऐसे में अकाली दल के सामने बड़ी समस्या हो गई है कि वो कैसे समर्थन करे, कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक साथ अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोनों कैसे समर्थन करें। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाते हुए समान नागरिक संहिता पर का विरोध करना शुरू किया। अब सरकार चाहती है समान नागरिक संहिता लाए, अकाली दल उसका विरोध कर रहा है, तो ऐसे में उनको कैबिनेट में नहीं शामिल किया जा सकता। हरसिमरत कौर बादल की मुलाकात तय थी, लेकिन अंतिम समय में ये एंगेजमेंट कैंसिल करना पड़ा। अभिषेक जी, अगर देखें वहाँ महाराष्ट्र में, तो बीजेपी की लड़ाई जो है 3 पार्टियों के गठबंधन से है, तो ऐसे में ये फेरबदल करने से ग्राउंड पे उन्हें किस तरह की मदद मिलेगी? उसके पहले जो शरद जी कह रहे हैं, मैं उसमें बस कुछ जोड़ देता हूँ। जी जी। देखिए, इत्तेफाक है कि 5 अगस्त को 2019 को अनुच्छेद 370 उसको हटाया गया था, और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, और 5 अगस्त 2023 को क्या समान नागरिक संहिता पर बातचीत बन सकती है, या उसका आगाज होगा, या उसकी एक तरीके से आधिकारिक घोषणा हो सकती है। तो ये जो अगस्त का महीना है, ये बीजेपी के लिए या केंद्रीय जो दल है
पार्टी है, उसके लिए काफी मायने रखता है। और उन्होंने बड़े अपने कदम 5 अगस्त को उठाए हैं। तो कम से कम 2 तो हमारे पास नज़ीर हैं इस समय, और तीसरी जी। हो सकती है कवायद जो जारी है। प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से संकेत तो दे ही दिया है अब यूसीसी को लेकर। संकेत भी बहुत साफ है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जिनको लेकर बीजेपी को बहुत काम करने की जरूरत पड़ जाएगी, जिनमें विपक्ष के जो दल हैं वो एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन का गेम शुरू कर सकते हैं जी। और उसकी काउंटर स्ट्रेटजी अभी तैयार करनी होगी। क्योंकि देखिए, कुछ जगहों पर बीजेपी ने जब करने की कोशिश की है तो उन्होंने अपने हाथ भी जलाए हैं, और वो ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होने देंगे। जो मिस इन्फॉर्मेशन की जो बात है, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ कि शरद पवार जी ने कहा है कि यूसीसी को लेकर, यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर शायद सिख साथ में ना हो, और कांग्रेस जो है वो इस मामले में ट्राइबल्स की बात उठाएगी, आदिवासियों की बात उठाएगी कि उनके अधिकारों का हनन होगा। और इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास अब अच्छी खासी रणनीति है। वो इस बार जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनके सारे प्रयासों को असफल करने की कोशिश की जाती है, वो कोशिश पूरी नहीं होने देंगे इस बार। इस बार पहले लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड होंगे और चीजों को कसा जाएगा, ताकि जो एक कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिन विवादों की इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें समाज में फूट डालने के लिए या क्रैक्स दिखाने की कोशिश की जाती है जी। वो कोशिश अगर होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों का अपना एक नैरेटिव मैनेजमेंट होगा, उनकी अपनी एक रणनीति होगी, और बीजेपी की भी अपनी एक रणनीति होगी, और उस रणनीति में बीजेपी मुकाबला कर पाएगी। उनके पास अपनी बात को कहने का तरीका है। और देखिए, ये जो महाराष्ट्र है उसमें समान नागरिक संहिता को लेकर अगर कांग्रेस के पास थोड़ा सा बहुत समस्या हो सकती है, वरना यहाँ पे जितने भी दल हैं उन दलों में एक राय बन सकती है। इसमें उद्धव ठाकरे की जो सेना है उसको भी साथ में आना होगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने भी जो एक रैली की थी उसमें अपनी बात कही थी कि समान नागरिक संहिता को लेकर हम साथ में हैं, बशर्ते कुछ हिंदुओं को कुछ परेशानी ना हो। और ये एक तरीके से साथ में आ गए हैं। एकनाथ शिंदे साथ में है, बीजेपी का तो खुद की अपनी घोषणा पत्र में ये हमेशा से रहा है, ये उनका एक वैचारिक मसला है, विचारधारा का मसला ज्यादा बड़ा है, और विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इनमें एक साथ आ जाते हैं जब ऐसी कोई बात होती है। और जो छोटे छोटे दल हैं यहाँ पे वो भी साथ में आएंगे इसको लेकर। तो मुझे लगता है कि यहाँ एनसीपी भी साथ में आ सकती है। मजेदार बात यह है कि एनसीपी के पास भी कोई विकल्प नहीं बचेगा यूसीसी को लेकर कि वो अलग थलग अपनी राय कांग्रेस के साथ बना के चली जाए। कहीं ना कहीं अभिषेक जी, कास्ट अरिथमेटिक्स भी है जो इस फेरबदल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है। कुछ जगहों पर रीजनल इम्बैलेंस भी हुआ था, तो उनको भी ठीक करने की जरूरत है। तो जैसे विदर्भ से इस वक्त में डिप्टी सीएम भी आते हैं और विदर्भ को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। तो ये एक जाति समूहों के हिसाब से भी देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि नितिन गडकरी साहब और देवेंद्र फडणवीस दोनों आते हैं ब्राह्मण समाज से और दोनों के पास अच्छे पद रहे हैं, लेकिन वहां पर विदर्भ में जो दूसरी अन्य लोग हैं, अन्य समूह, जाति समूह हैं, उनको प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसा पूरे महाराष्ट्र में है कि कुछ जगहों पर, तो ये अकेले महाराष्ट्र के संदर्भ में नहीं, हम देश के संदर्भ में भी ये देखेंगे कि और बिहार से भी बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि कुछ सरप्राइजेस आपके पास आने वाले हैं। मांझी के बाद हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी आपको जाते हुए दिखाई दें, और वो भी हो सकता है नई कैबिनेट में दिखाई दे। शरद जी, अभी अभिषेक जी ने बिहार की बात कही, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बिहार और महाराष्ट्र पर खास तौर पर बीजेपी का फोकस है, तो आपको क्या लगता है बिहार में क्या हो सकता है? बिहार में चूँकि आरजेडी और जेडीयू दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, ऐसे में बीजेपी ने जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं, कुशवाहा जी की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, इन छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन बनाना शुरू किया है। लेकिन जो मेरी सूचना है वो ये है कि कल और परसों 2 दिनों के बीच में राष्ट्रीय जनता दल, और परसों रात में हुआ और कल रात को जेडीयू के सभी विधायकों से एक फॉर्मेट पे साइन कराए गए हैं,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर जाके एक एक विधायक ने साइन किया। इसी तरीके से परसों लालू यादव के घर पे सभी आरजेडी के एमएलएज ने साइन किए थे। जहां तक संभावना लग रही है, ये दोनों पार्टियों का एक मर्जर होने की उम्मीद है। अगर ये दोनों पार्टियां एक हो जाती हैं, जेडीयू और आरजेडी, तो अपने आप में एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स है। बिहार में 3 पार्टियों का कॉम्बिनेशन है, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। इन 3 में से जब भी 2 पार्टियां मिल जाती हैं तो तीसरी पार्टी का हारना सुनिश्चित हो जाता है। तो अगर सर आरजेडी और नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो क्या लगता है बीजेपी के लिए बिहार भी भारी पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल, इस समय क्योंकि दोनों के जो जाति समीकरण हैं, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक, ये दोनों अगर मिल जाते हैं और दलित भी, तो ऐसे में बीजेपी के पास सिर्फ सवर्ण जातियों का समर्थन रह जाएगा। तो और कुछ अन्य पिछड़ी जातियां, जैसे मैंने कहा कुशवाहा हैं या साहनी हैं, तो वो छोटी छोटी जातियां हैं, वो चाहते हैं कि 1-2% का जो पार्टियां हैं उनका समर्थन लेके वो 33 से 35%, 40% तक अपना वोट बैंक ले जाएं। लेकिन अगर आरजेडी और जेडीयू साथ आते हैं तो ये वोट बैंक 50% से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में बीजेपी के जीतने की संभावनाएं थोड़ी सी धूमिल होती नजर आएंगी। अभिषेक जी, बहुत दिनों से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में एक्सपेंशन की बातें हो रही थी, तो क्या लग रहा है मौजूदा सरकार में भी फेरबदल की उम्मीद की जा सकती है? मौजूदा सरकार में अगर फेरबदल होगा तो देखिए, जो शिंदे ग्रुप के लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को सत्ता में आना है, उनको भी वादे किए गए थे। लेकिन यहाँ पे एक अनार 100 बीमार वाला मसला है, क्योंकि बावजूद इसके कि बीजेपी के नंबर ज्यादा बड़े हैं और वो बड़ी पार्टी है और उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का महकमा शिंदे सेन के पास है और बाकी के लोग, तो जो एक राजनीतिक दलों में भी मैं मानता हूं कि राजनीतिक दलों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और इस मामले में तो बीजेपी को इंसाफ नहीं मिला है, कम से कम महाराष्ट्र में, कि आपकी अगर आपके प्रतिनिधित्व ज्यादा है तो आपको प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, आपके लोगों को प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये एक संघर्ष है राज्य की कैबिनेट के सामने भी कि एकनाथ शिंदे का एक्सपेंशन किया जाए। स्पेस जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ रूठे हुए लोगों को मनाना पड़ेगा इस वक्त में, और उनके लिए उन सबको देखिए, इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनका पूरा जोर इस बात पे होगा कि ये मायने नहीं रखता है कि हमारे दल को कितनी चोट खानी पड़ेगी, यानी अपनी लागत पर अगर करना पड़े तो भी, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा टारगेट है और वो है 2024 का लोकसभा चुनाव, वो उसकी तरफ निगाह रखे हुए हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स हैं। एक आखिरी सवाल अभिषेक जी, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र की जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मौजूदा माहौल में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उनकी जो पुरानी टैली है वो जस की तस बच जाए कैसे भी करके। उसमें थोड़ा सा डेंट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी भी बाहर हैं, मतलब वो साथ में तो है नहीं, तो उनकी अपनी एक ताकत है। उन दोनों क्योंकि शिवसेना के पास 18 सांसद थे, एकनाथ शिंदे के पास क्या वो करिश्मा है कि वो 18 के 18 सांसद वापस लेकर आ पाए? बीजेपी के पास जो चुनौती है वो शरद पवार की ताकतवर होने की है, लेकिन बीजेपी के पास फायदा ये है कि अजीत पवार जो हैं वो दिल्ली के दौरे खूब सारे कर रहे हैं, तो वहां पे उनके रिश्ते बहुत मधुर हैं दिल्ली के लोगों के साथ, तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो बीजेपी तो 28 सीटों के बारे में कॉन्फिडेंट हो सकती है। देखिए, हो सकता है कि वो कहें कि हम कांग्रेस के साथ जहां 1-to-1 फाइट में होते हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होते हैं, वहां पे बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरे देश में अच्छा है इस मामले में। लेकिन जहां बीजेपी किसी और क्षेत्रीय पार्टी से टकराती है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड कई बार कमजोर हो जाता है, तो जैसे कि हमने तेलंगाना में भी देखा था। तो ऐसी स्थितियों में बीजेपी की पूरी कोशिश होती है कि वो कांग्रेस के साथ अच्छे से मजबूती से टकरा जाए। तो जहां कांग्रेस है वहां पे बीजेपी अच्छा कर पाएगी, ऐसा लगता है। लेकिन जहां पे क्षेत्रीय दलों ने पहले सीट शेयरिंग की थी, अब पूरी चुनौती है लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की परफॉर्मेंस को लेकर कि आप कितना अच्छा कर पाएंगे। हम बड़े पार्टनर थे, हमने आपको मुख्यमंत्री भी बना दिया, लेकिन अब आपके सामने ये परफॉर्मेंस प्रेशर है कि आप कैसे भी करके
अपनी जो 18 सीट हमको कोटे से मिली थी, हमने दी भी थी। और एक और लड़ाई होगी, वो ये कि 18 सीटों पर अब शायद एकनाथ शिंदे की सेना चुनाव नहीं लड़ पाएगी, उनको कम नंबर्स मिलेंगे और उनको उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो बिल्कुल एकनाथ शिंदे जी पे भी अब परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा। सर, आपसे एक आखिरी सवाल, मुख्तार अब्बास नकवी के जाने के बाद मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में किसी मुस्लिम को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? मुझे नहीं लगता किसी मुस्लिम को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि बीजेपी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आप किसी मुसलमान को लेके भी आएँ तो भी मुसलमानों के वोट नहीं मिलने वाले। तो इसलिए अधिकतर वो मुस्लिम्स को इग्नोर करके ही चलेंगे। किसी भी कैबिनेट में अब कोई भी मंत्री नहीं रहेगा। इवन राज्यसभा में सारे और लोकसभा में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है। अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय जैसे अभी स्मृति ईरानी संभाल रही हैं, तो यदि अगर किसी को देना ही होगा तो संभवतः अमरिंदर सिंह को पंजाब से उठा के राज्यसभा में लाया जाएगा और उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया जा सकता है। तो आपने सुना कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये कैबिनेट पर सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के भीतर ही ये फेरबदल हो सकता है और कई लोगों की लॉटरी लग सकती है, तो कई को अपनी कुर्सी गंवानी भी पड़ सकती है। धन्यवाद।